पास अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स की हो रही होती है तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन कहलाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको, whenever there is inflammation of joints, ठीक है, वन और मोर जॉइंट्स कह दो, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो, आर्थराइटिस, ठीक है। र्यूमेटॉइड जो है वो आर्थराइटिस की टाइप्स है, उसकी टाइप्स में से एक है, सही है, वेल डन, सही है। सो आर्थराइटिस, सो व्हाट इज आर्थराइटिस? It is basically the swelling and the tenderness of one or more of your joints, सही है। So this is the definition, very easy definition, सही है। अब ये टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स क्या क्या समझ में आती हैं, चलो तुम लोगों से पहले पूछती हूँ फिर दिखाऊंगी तुम लोगों को कि what can be the types of arthritis. Osteoarthritis, very good, and rheumatoid arthritis, शाबाश, OAR infectious हो गया, गुड, और rheumatoid हो गया, ठीक है, 3 बता दिए, और आते हैं कोई? गाउट का कौन सा आर्थराइटिस है? हाँ, गाउट का, गाउटी, सपोरेटिव, वेरी गुड, सपोरेटिव अगेन आपका इन्फ्लेमेशन में आ जाता है। क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस, एक्सेलेंट, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल इंड्यूस्ड, वेरी गुड, ठीक है। सो क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस जिसके अंदर गाउट आता है, ठीक है, एंड देन वी हैव व्हाट्स कॉल्ड रूमेटॉइड, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सही, वेरी गुड मारिया, शाबाश, ठीक है, सेप्टिक आर्थराइटिस, गुड जॉब, सही है, वेल डन, जुवेनाइल, वेरी गुड, जुवेनाइल जो है वो बच्चों में होता है, सही, शाबाश। So we have arthritis, which is the swelling and the tenderness of one or more joints. So yes, so what are the different types? We have osteoarthritis, we have rheumatoid arthritis, Paget's bones disease है basically, ठीक है, तो आप इसको arthritis में नहीं काउंट कर सकते हो, सही है। हाँ, they can involve the joints as well, आपको joint पेन बहुत खतरनाक देते हैं, लेकिन आप उसको arthritis की कैटेगरी में नहीं कर सकते, ठीक है। जुवेनाइल इडियोपैथिक हो गया, सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज है, ठीक है, जो क्या क्या चीज है जिसमें एंकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस करके आती है, ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस है। देन वी हैव इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव गाउट और सूडो गाउट जिसमें क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस के अंदर आता है, सही है। तो हम इन सबको थोड़ा थोड़ा आज देखेंगे, सही है। सो व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस तुम लोग के हिसाब से? अगर मैं सिर्फ बोलूं कि वन वर्ड में मुझे बता दो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, कि तुम लोग सब पढ़ चुके हो, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बस समझ लो एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ, गुड, डीजेनरेटिव, शाबाश, ठीक है। सो व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, सही है। हमें पता है कि डीजेनरेशन कब होगी, ठीक है, 2 वजह से हो रही होगी, या तो अंदर कोई डिजीज चल रही होगी, ठीक है, या तो कोई ओल्ड एज फैक्टर आ रहा होगा, सही है। अब चाहे वो ओल्ड एज फैक्टर आ रहा हो या अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज रन कर रही हो, तो नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि देयर वुड बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फेलियर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इट इज अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, ठीक है, दैट कैन बी characterized by degeneration of cartilage due to old age or due to any underlying cause, ठीक है, that results in structural and functional failure of synovial joints. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट डिजीज है, ठीक है, ज्यादा जो है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। हमारे अक्सर तुम लोगों में से कोई ना कोई एक ऐसे तुम लोगों में से कोई ना कोई किसी एक की एक ऐसी मदर होगी, मेरी अम्मा तो है, कि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। कोई है ऐसा जिसकी मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, अल्लाह ना करे, ठीक है, लेकिन वो कभी कंप्लेन कर लें कि यार मुझे बहुत ज्यादा पाँव में तकलीफ हो रही है, कोई आर्थराइटिस से कोई डायग्नोसिस है? I don't want me, I just want yes or no, whether in the family or whether in the relatives, is anyone suffering from osteoarthritis? ठीक है, सही है, नो, ठीक है, देयर, सही है। तो हमारे पास ज्यादातर जो है, जैसे कि if I talk about my mother, she's suffering from osteoarthritis in both her knees, सही है। So knees and hands, ठीक है, they are more commonly affected in women, and जो hips है वो हमारे पास pelvic area वो men में ज्यादा common है, ठीक है। ओके, सो होता क्या है इसके अंदर, प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है, ठीक है। जो प्राइमरी है हमारे पास कॉमन है ज्यादा, ठीक है, उसका जो इंसिडेंस है वो बहुत इंसिडियसली होता है, अचानक से होता है, ठीक है। एंड देन एजिंग फिनोमेना है, जाहिर है उस पर आपको पता है कि वो जब भी वो स्लो रहा है लेकिन अचानक से आपके सामने आ रहा है, लेकिन उसका जो फैक्टर है ज्यादातर वो एज है,
ठीक है, तो वो जैसे ही ओल्ड एज हो रही होती है आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स वीक होना शुरू हो रहे होते हैं, और देन फिर आपके पास क्या हो रहा होता है कि आपकी सारी एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड होना शुरू हो जाती है। सही है, फिर सारी आपकी साइनोवियल एक्टिविटीज है, साइनोवियम है, जो भी सारा फ्लूइड है, ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेसेस है, वो सारे के सारे हमारे जितनी भी उसके अंदर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो रही होती है वो सारी लॉस होना शुरू हो जाती है, सारे फ्रिक्शन आना शुरू हो रहा होता है, सारी रगड़ आना शुरू हो रही होती है, सारा कार्टिलेज लॉस होना शुरू हो रहा होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास प्राइमरी में हो रहा होता है। सेकेंडरी के अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिकली देयर आर थ्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, कोई ना कोई, ठीक है, अगर कोई यंग इंडिविजुअल है तो वो कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी हो रही है, ठीक है, कोई इंजरी हो गई है, खुदा ना खास्ता बहुत बुरी तरीके से बाइक से गिर गया है बंदा और इतना बुरा उसका जो है वो जॉइंट टूटा है कि वो अब उसके अंदर जो है वो जितनी भी आर्टिकुलेशन हो रही है, कार्टिलेज है, वो सारा लॉस्ट हो चुका है। कोई उसके पास सिस्टमिक डिजीज आ रही हो, ठीक है, डायबिटीज है, ओक्रोनोसिस हो गया, हीमेटोलॉजी के आयरन है, देयर आर सर्टेन एसिड्स की एक्यूमुलेशन हो रही है, एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मार्क्ड ओबेसिटी। सही, तो पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली हमें पता है कि जो हमारा आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होता है वो एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट दे रहा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन हमारे पास और इन सबका सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा होता है, हमारे पास टाइप 2 कोलेजन हो रहे होते हैं, प्रोटीओग्लाइकेंस होते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, जो कि ये सारा जो है वो हमारे पास हमारी मूवमेंट को, हमारे कार्टिलेज को और भी ज्यादा अच्छा सा मजबूत रखते हैं, उसको और एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट दे सके। पैथोलॉजी कब होगी, ऑफ कोर्स जब कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, बोन्स में, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास कोई एब्नॉर्मैलिटी या चेंजेस आना शुरू हो जाए। तो जब कभी कॉन्ड्रोसाइट्स में कोई एक्टिविटी आना शुरू होगी, कोई चेंजेस आना शुरू होगी, कोई पैथोजेनेसिस होना शुरू होगी, तब ये हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये बहुत बुरा खराब होना शुरू होगा। और जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब होना शुरू होगा, ऑफ कोर्स हमारे पास जो ये फ्रिक्शनलेस का वर्ड है, ये फ्रिक्शन मूवमेंट में आ जाएगा, रगड़ आना शुरू हो रहा होगा, क्रेपिटस फील होना शुरू होगा, पेन होना शुरू होगा, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्वेलिंग होना शुरू होगी। सो दिस इज द सिंपल पैथोजेनेसिस। कॉन्ड्रोसाइट्स में क्या क्या हो रहा होता है, ठीक है, क्यों हो रही होती है भाई, 3 फेजेस की बात हो रही है। पहला, कोई इंजरी हो गई, ठीक है, अब कोई इंजरी किस वजह से हो रही है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, कोई बायोकेमिकल फैक्टर्स है, ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर्स क्यों हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है खुदा ना खास्ता कोई आरटीए ना हो गया, ठीक है, या अंदर ऑलरेडी कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी जिसकी वजह से बायोकेमिकल चेंजेस आना शुरू हो गई है। सही है, क्या हो रहा होता है, अर्ली में तो कॉन्ड्रोसाइट आपके पास शुरू में तो कॉन्ड्रोसाइट इंजरी एक तो पहला ही फैक्टर हो गया। दूसरा, अगर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट सबसे पहले प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट होना भी अच्छी बात नहीं है ना, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होना, किसी चीज की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना, ठीक है, या किसी चीज की अंडर डेवलपमेंट होना, ठीक है, तो दोनों ही खतरनाक बात है, दोनों ही पैथोलॉजी है। सो व्हाट हैपेंस, अर्ली कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट होना शुरू हो रहे होते हैं। जब ये बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट होते हैं, ऑफ कोर्स ड्यू टू एनी इंजरी मे बी, या ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल या अंडरलाइन कॉज, तो वो सारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को जनरेट करना शुरू हो रहे होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को जनरेट करते हैं, कोलेजन्स को तबाही मचाते हैं, प्रोटीओग्लाइकेंस को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रोटीएसेस को तोड़ते हैं, सबको उसके सबकी रीमॉडलिंग कर देते हैं। ठीक है, जब ये सारी रीमॉडलिंग कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हमारा साइनोवियम और जो सबकॉन्ड्रियल बोन है, उन सब में फिर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। सही है, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अर्ली, ठीक है, इतना बात याद रखो कि देयर इज proliferation or there is increased production of chondrocytes, which causes remodeling of course the proteases and the mediators, the generate inflammatory mediators, ठीक है, और फिर जो कि हमारा साइनोवियम और जो सबकॉन्ड्रियल बोन है, ठीक है, वो उन सबको नुकसान पहुंचाता है। तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये हो रहा है। अगर लेट की बात करते हैं तो लेट क्यों हो रहा है, रिपीटेटिव इंजरी अगर हो रही है, ठीक है, रिपीटेटिव अगर हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है या कोई बंदा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का है, तो फिर उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे लॉस होना शुरू हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, खुद लगा लो कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या रिपीटेटिव इंजरी हो रही है तो वो जो इतना ज्यादा बर्डन हो रहा था ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरू में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो फिर हमारा कार्टिलेज भी लॉस हो रहा है, ठीक है, एंड हमारे पास जो बोन चेंजेस ऑफ कोर्स वो हो रही है, कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे तो वैसे ही खत्म है, तो जो बोन का जो अंदर वाला हिस्सा है, जो सबकॉन्ड्रियल बोन है बेसिकली, दैट इज आल्सो गेटिंग लॉस्ट। सही है, सो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट डायरेक्ट डैमेज हो गया, ठीक है। नंबर 2, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंक्रीज प्रोडक्शन या प्रोलिफरेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स भी, जिसमें सारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को जनरेट कर दिया बाय रीमॉडलिंग एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट नॉर्मली। एंड थर्डली, लेट हमारे पास क्रॉनिक,
तो जब क्रॉनिक कंडीशन होगी तब हमारे पास जो कॉन्ड्रोसाइट्स शुरू में इतने ज्यादा प्रोलिफरेट करे थे अब वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो कार्टिलेज भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, एंड देन फिर हमारे पास बोन चेंजेस भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास और भी खतरनाक किस्म का जो लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो और भी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल नहीं बोलूंगी पूरी जो बहुत अच्छी से थी। नॉर्मल नी में क्या नजर आ रहा है, हर चीज अपनी जगह पे, ठीक है। ये देख रहे हो कि हमारे पास सब कॉन्ड्रोल बोन आ गई, लिगामेंट्स अच्छी तरीके से अटैच्ड है, साइनोवियम कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। जॉइंट फ्लूइड जो हमें पता है कि साइनोवियम और लिगामेंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, देन वी हैव अच्छा वाला कैप्सूल जो कि सब चीजों को आपके पूरे जॉइंट को संभाल के रखता है, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव मेनिस्कस, इसकी अब हम बात इतनी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, मेन चीज हमारा यहाँ तक ही है। लेकिन अगर यहाँ पर देख लो जरा सा कोई ना कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास कोई इंजरी हुई है या ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरेट होना शुरू हो गया है, तो किसी भी वजह से, तो हर चीज देखो कि ये बोन कितनी अच्छी थी, यहाँ पर रीमॉडलिंग होना शुरू हो गई है, इसमें तोड़ फोड़ होना शुरू हो गई है, ठीक है। कार्टिलेज जो यहाँ पर मौजूद है ये पूरा ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया है, सी इसमें कितनी ज्यादा हमारे पास ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया है। देन ऑफ कोर्स वी हैव मेनिस्कस, ठीक है, जो कि दो जॉइंट के बीच में हमारे पास एक मेनिस्कस बना हुआ है, उसको तोड़ दिया है पूरा। ये इतना अच्छा हमारे पास साइनोवियम यहाँ पर कितना अच्छा बना हुआ है, उसकी पूरी हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ऑस्टियोफाइट्स बन है, ठीक है, विच आर द बेसिकली छोटे छोटे से जो है वो बोन डिसऑर्डर्स आप कह सकते हो, या बोन की थोड़ी सेल पाउचिंग आप कह सकते हो, सही थोड़ी सी। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये सारी ऑस्टियोआर्थराइटिक नी की निशानी, ठीक है। इतना समझ आ गया तुम लोगों को? सही है, दिस वाज वेरी सिंपल, आई थिंक ये तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, सही है। बस इसमें इतना वर्ड याद रखना है कि डिजेनरेटिव चेंजेस है, ठीक है। एंड देन वी हैव सारी कहानी कॉन्ड्रोसाइट्स की, ठीक है। शुरू में डायरेक्टली कॉन्ड्रोसाइट्स डैमेज हो गए, ठीक है। अर्ली ओए में जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा बर्डन है ऑस्टियोसाइट्स का, कॉन्ड्रोसाइट्स का, सॉरी। एंड थर्डली जब हमारे पास लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें सारे हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स उड़ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन आ गई है, सही है। फिर क्या हो रहा है, सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर हम थोड़ा सा इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, अगर ग्रॉस अपीयरेंस देखें, ठीक है, तो तुम लोग खुद देख पा रहे हो उसको अच्छी तरीके से कि ये यहाँ से देखो, 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। आई नो कि 1 2 3 मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन जस्ट पहले देखो कि सिर्फ देखो 3 पे कितना अच्छा ये कार्टिलेज बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर सारा कार्टिलेज उड़ चुका है। क्यों कार्टिलेज उड़ चुका है? क्योंकि इसके ऊपर जो जॉइंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो बोन होगा, ठीक है, उसमें पूरी फ्रिक्शन खत्म हो चुकी है। ये कार्टिलेज का काम या तो थोड़ी सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है ना, फ्रिक्शन लेस हमारी जॉइंट मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो चुका है तो अब जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लेस में से लेस निकल चुका है और सब कुछ फ्रिक्शन पे आ गया है, सही है। सो दिस यू कॉल इट इबरनेटेड आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, एकदम छिला हुआ एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्टिलेज उड़ चुका है। तो whenever there is loss of cartilage in a joint, that is known as eburnated articular surface, ठीक है। देन यू कैन इजीली सिस्ट, बोन के अंदर सबकॉन्ड्रियम है और सबकॉन्ड्रियल सिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप देख पा रहे हो सिस्ट है। एंड देन वी हैव जो थोड़ा बहुत वो कार्टिलेज बचा हुआ है, ठीक है, ये रेजिडुअल है, ठीक है, या कार्टिलेज का रेजिड्यू बचा हुआ है, छोटा सा बचा कुचा जो बना हुआ है वो हमारे पास थोड़ा नॉर्मल आप उसको कह सकते हो, दैट इज दी रेजिडुअल आर्टिकुलर कार्टिलेज, सही है। सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में यहाँ से अगर शुरू करो, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक चलो, थोड़ा बहुत चलो, ये पूरा इबरनेटेड सरफेस हो गया, पूरा कार्टिलेज उड़ चुका है, ठीक है। एंड देन वी हैव सिस्ट फॉर्मेशन एंड देन वी हैव रेजिड्यूज, ठीक है, कार्टिलेज। समझ आ गई ये बात? ये क्लियर हो गया? ठीक है, दिस वाज आई थिंक वेरी सिंपल, सही है। फिर बात करते हैं थोड़ी सी हम क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। ये तुम लोगों को पता है कि अर्ली 50s है, ठीक है, 50s में अब 50 ही होता है ज्यादा, ठीक है। अगर ये डिजेनरेटिव डिजीजेस से हो रहा है, बहुत डीप एक ही पेन है, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा जो है वो सुबह के टाइम पे स्पेशली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स रात के टाइम पे बिल्कुल बंदा रिलैक्स होकर सो रहा होता है, एकदम डिपेंडेंट होकर अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को डिपेंडेंट होकर सो रहा होता है। सुबह उठेगा तो जाहिर है एक जगह पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, तो जाहिर है सुबह का दर्द ज्यादा होगा। थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, लेकिन इट इज लेस देन 30 मिनट्स, इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है, ठीक है। तो उन दोनों में मॉर्निंग स्टिफनेस है, लेकिन एज कंपेयर टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसकी इक्वल टू 30 मिनट्स और लेस देन 30 मिनट्स। क्रेपिटस से एकदम खड़खड़ाहट फील होना शुरू होती है, जॉइंट्स को जरा सा मूवमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर कोई ना कोई जो है वो छोटे छोटे बोनी फ्रेगमेंट्स मौजूद है, वो खड़ खड़ आवाज आ रही होती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मूवमेंट की लिमिटेशन होती है कि पाँव में दर्द इतना होता है कि चलता बंदा बहुत आराम आराम से, मसल स्पैज़म्स, ठीक है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स लॉस ऑफ फंक्शन,
सही है। क्या कहाँ पे है, हिप्स पे, नीज पे, लोअर लंबर, सर्वाइकल वर्टेब्री, ठीक है, हमारे जो फिंगर्स हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, या कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे बहुत बुरी तरीके से हमारे पाँव के और हमारे हाथों के सारे जॉइंट्स बहुत इफेक्ट होते हैं। देन देर आर ऑर्बिटल नोड्स, ठीक है, जो हमारे फिंगर्स में हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हमारे उभर के सामने आ जाते हैं, ठीक है, दैट शुड नॉट नॉर्मली बी प्रेजेंट, वो नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट बट दे शुड नॉट बी दैट मच प्रोमिनेंट, ठीक है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो रहा होता है, ठीक है, एंड जो हमारे जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं बेसिकली वहीं पर ये हर्बल नोड्स मौजूद होते हैं, ठीक, जो कि फीमेल्स में अगर आप जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हैंड्स में है तो उसमें आपको बहुत स्वेल्ड और प्रोमिनेंट आपको जो है वो नोड्स नजर आ रहे हैं, सही है। सो दिस यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट कि देखो ये पूरा एक ही, अगर ये हिप जॉइंट है, ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो प्यूबिक जो हमारी बोन है, ठीक है, प्यूबिक नहीं बोलेंगे हम इसको, जो है हिप बोन ही बोलेंगे, एंड देन वी हैव द टिबिया, तो ये देख रहे हो कि फीमर, सॉरी फीमर, एंड देन दिस इज दी हमारी हिप बोन, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर फिर भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का सा स्पेस नजर आ रहा होगा, ठीक है, दिस, लेकिन दिस में तो कोई स्पेस ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खतर, दोनों दो दिल एक जानवर है, ठीक है। सो हिप जॉइंट में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए लिखा हुआ है नीचे कि तुम लोग की बुक में जो मेरे पास 9th एडिशन है पैथो की, उसके अंदर फिगर 2640 में ये बता रहा है कि सिवियर आर्थराइटिस है हिप जॉइंट का, ठीक है, देख रहे हो कि स्पेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है यहाँ पे, और ये हमारे पास थोड़ी सिस्ट फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, सो दिस इज दी सिस्ट फॉर्मेशन, सही है, सो दैट इज दी इंडिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, सही है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। जल्दी से रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे चलते हैं, बहुत सिंपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तुम लोग को ये वर्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक क्लीन वर्ड याद रखना है, एक क्लियर वर्ड याद रखना है, दैट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। नाउ टेल मी व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, और व्हाट इज ऑटो इम्यून ओरिजिन, और व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, और व्हाट इज ऑटो इम्यून कंडीशन, जो भी या डिजीज जो भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटो इम्यून, वो क्या रहा होता है इसमें? वेरी गुड, ठीक है, ऑटो खुद ब खुद, ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है, हमारा इम्यून रिएक्शन हम पे भारी पड़ रहा होता है, ठीक है, कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही आप पे भारी पड़ता है, और इम्यून सिस्टम बॉडी का बॉडी को अटैक कर रहा होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वेरी गुड वर्क, ठीक है, एक अपनी बॉडी अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, सो वेरी गुड, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वो रूमेटॉइड है, वेरी गुड, एंड ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी, वेरी गुड, ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वही उसका पूरा जो है वो आउटकम होता है, सही है, सो इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून कंडीशंस हमेशा क्रॉनिक होते हैं, ये भी तुम लोग को मालूम है, कोई चीज खुद से तो फटाफट नहीं आती, ईदर दे आर क्रॉनिक और ईदर लीड टू क्रॉनिक कंडीशन, सही है, सो ऑटो इम्यूनिटी हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, या हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, that may affect tissues and organs, but principally attacks the joints, producing non-suppurative, proliferative and inflammatory synovitis, ठीक है, वही जो हमने ऊपर अभी साइनोवियल फ्लूइड और सब देखा कि साइनोवियम बना हुआ है, उसी को अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास दूसरी जगह पर भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो मेनली है आर्थराइटिस दैट इज हमारे पास जॉइंट्स, ठीक है, और कोई रियूमैटिक करके कोई वर्ड और आ रहा है, और कहा अगर हम आर्थराइटिस हटा दें तो रियूमैटिक या रियूमैटिज्म और कहाँ हो सकती है, और कौन से ऑर्गन पे आ सकती है? और कहाँ पर? वेरी गुड, शाबाश, हार्ट, ठीक है, तो रियूमेटिक फीवर कहते हैं ना, सो दैट इज आल्सो द कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय एनी ऑटोइम्यून कंडीशन, सही, गुड, सही है, तो वो बहुत वेरी वेरी डन, शाबाश, सही, तो हमने ये रियूमेटिज्म और रियूमेटिक जो है वो हार्ट एंड, वेरी गुड, शाबाश माही, ठीक है, गुड अलीना, मुस्कान एंड माही, ठीक है, हार्ट, लंग्स एंड वेसल्स, शाबाश, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सीधा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स को इफेक्ट कर रहा है, सही है, इसमें सिर्फ इतना है, बस इतनी कोई इसकी पैथोजेनेसिस पे जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि देयर इज ऑफ कोर्स हमारे पास कोई जेनेटिक कंडीशन हो रही होगी, ठीक है, या तो हमारे पास ज्यादातर या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में कोई मसला हो रहा होगा, ठीक है, अब जो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, स्पेशली ये जो HLA DRB1 एलील्स होते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज HLA, बेसिकली दे आर दी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, ये आपको पता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस होते हैं, जिसका एक जीन है जिसको DR-beta 1 कहते हैं, ठीक है, दे बेसिकली व्हाट दे डू, दे बेसिकली दीज आर द प्रोटीन कोडिंग जीन्स, सही है, ये तो तुम लोगों को मालूम होगा, ठीक है, इसका कोई डिटेल में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, बेसिकली ये सारी चीजें जो है ना
इसमें सारी एबनॉर्मेलिटी आ रही होती है, यही सारा जो है वो इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस कॉज कर रहा होता है। सो दिस HLA-DRB1 या बीटा 1, ठीक है, या B1, दे बेसिकली इनिशिएट द इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस। सही है। फिर क्या हो रहा होता है, जैसे ही ये हमारे पास इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो रही होती है, तब बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है कि ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। सही है। सो क्या हो गया, आपने साइनोवाइटिस करवा दिया। अब ये जो हमारा साइनोवाइटिस है, ठीक है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें प्लाज्मा सेल्स मौजूद है, ठीक है। और वो प्लाज्मा सेल्स ऑफ कोर्स, अब चूंकि हमारा ये खराब हो चुका है साइनोवियम, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गुड, ठीक है। तो उसके अंदर जो चीजें बन रही है वो भी अच्छी नहीं बन रही, ठीक है। उसके अंदर जो भी नॉर्मल सेल्स बन रहे होंगे वो भी ऑफ कोर्स अच्छे नहीं है, ठीक है। बन बेशक नॉर्मल रहे, लेकिन वो ऑटो इम्यूनिटी अब जनरेट कराना शुरू कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं, ये जितने भी प्लाज्मा सेल्स जो इस इफेक्टेड साइनोवियम में बन रहे हैं, दे बेसिकली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी सेल्फ एंटीजेंस, ठीक है। तो अपने ही एंटीबॉडी, अपने ही एंटीजेंस, अपने ही सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन रही है। तो एंटीजेंस को नुकसान दे, और जो वो सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही है वो भी नुकसान कर रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, बेसिकली सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स बन रहे होते हैं। सीसीपी से सिट्रुलिनेशन में क्या हो रहा होता है, बेसिकली क्या चीज किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, अगर तुम लोग को याद आ जाए तो। सिट्रुलिनेशन में कौन सा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, arginine into, ठीक है, वेरी गुड, इट्स सिट्रुलिन बेसिकली, ठीक है। सो सिट्रुलिन नॉट सिस्टीन, ठीक है, सिट्रुलिन, ठीक है। सिट्रुलिनेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सही है, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन ये कि अब इसके अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो रही थी, वेरी गुड मुस्कान, ठीक है। तो अगर इसमें डिपोजिशन होना शुरू हो रही होती है, सो विच इज नॉट गुड, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी, तीन बातें हो गई, ठीक है। पहले देयर इज ऑफ कोर्स खराबी इन HLA-DR-beta1 एलील्स या जीन्स, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस हो गई। अब इस इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस ने क्या किया कि उसने सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, जिसने हमारे पास सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स, आर्जिनिन इनटू सिट्रुलिन कन्वर्जन करवा के जॉइंट्स के अंदर इन सीसीपी यानी कि जो सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स हैं उसकी डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन करा दी जॉइंट्स में। तब फिर जाके हमारे पास इंजरी जनरेट होना शुरू हो गई, और जो पैथोजेनेसिस या जो इन्फेक्शन या जो आर्थराइटिस कॉज हुआ वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाया जाता है। समझ गए? इसमें सिर्फ ये तीन मोटे मोटे वर्ड्स याद रखना, दैट्स इट, ठीक है। HLA-DRB1, ठीक है, और DR-beta1, ठीक है, दे कॉजेस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, दे कॉज इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस, नंबर 1। नाउ दैट साइनोवाइटिस और दैट साइनोवियम ऑफ RA, ठीक है, जिसके अंदर प्लाज्मा सेल्स है, उसने एंटीबॉडीज बनाई है अगेंस्ट दी सेल्फ एंटीजेंस, ऑफ कोर्स जो अच्छे नहीं है आप, ठीक है। तो एंटीबॉडीज भी जो बनी है वो भी अब एंटीजेंस के खिलाफ, अगर गंदे एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने तो ऑफ कोर्स वो भी गंदी एंटीबॉडीज हैं। इन्होंने मिलकर खूब धमाल मचाया है, और इन्होंने आर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करा के ये जो सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स बने हैं हमारे पास सीसीपीज, उसको जॉइंट्स में डिपॉजिट करा दिया। क्लियर हो गई ये बात? इतना समझ गए? ठीक है, गुड, सही है। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का रिविजन अच्छा हो जाएगा, सही है। एंड देन अगेन हमें पता है कि हमारे जितने भी ऑटो इम्यूनिटी के अंदर CD4 हेल्पर सेल्स, हमारे सारे अच्छे सेल्स बुरे हो जाते हैं, सही है। तो हमारे पास सेल्फ एंटीजन है ये CD4T हेल्पर सेल्स, ठीक है, ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट करा रहे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वो भी साइटोकाइन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि फर्दर इंजरी करा रहे हैं, सही है। फिर क्या हो रहा होता है, साइटोकाइन्स में डिफरेंट हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के या डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं, जिसमें इंटरफेरॉन गामा है, इंटरल्यूकिन्स है, रैंकेल है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास फर्दर इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स करा रहे हैं, ठीक। ये वही हमारे पास जो मैंने अभी लिखा वही तुम लोग को सब मैंने बता दिया, ठीक है। जीन्स हमारी उड़ी हुई है, ठीक है, हमारे पास सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आए, सिट्रुलिनेशन हुआ, टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स ये हमारे पास खराब होना शुरू हो गए, ठीक है। ये एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, जिसने सारे फिब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, साइनोवियल सेल्स को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, एंड देन फिर डिस्ट्रक्शन करवा दी, सही है। सो प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गई, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो रही है हर जगह पे, बोन्स में, जॉइंट्स में, एंड देन इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स फाइब्रोसिस एंड एंकाइलोसिस, सही है। ये सब चीजें आ रही है, सही है। अब होता कैसे, नजर क्या आता है हमें, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। देख रहे हो ये सेल कितना मोटा है, ठीक है, कितनी स्पेसेस भी देखो कितनी मोटी है ये, ठीक है, कितनी ज्यादा स्पेसेस है यहाँ पे,
ठीक है, जॉइंट्स में जो भी स्पेसेस तुम देख रहे हो, ये साइनोवियल अगर आप देख रहे हो कितनी स्पेसेस हैं, सेल्स कितने हाइपरट्रॉफिड हो चुके हैं, विलाई यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही है, ये देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड कितना पर्पल है, हद से ज्यादा पर्पल है, कितने लिम्फोसाइट्स, कितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स की प्रोलिफरेशन नजर आ रही है, कितना खतरनाक किस्म का, इतना पर्पल नहीं होता, ठीक है, कम पर्पल होता है, कितना प्रीडोमिनेंटली इसमें इन्फिल्ट्रेशन नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ा इसको और जूम करके दे दिया हाई मैग्निफिकेशन पे, तो सिर्फ बस दिखाने के लिए कि ये लिम्फोसाइट्स देखो कितनी एग्रीगेशन हो रही है, कितने खतरनाक, कितने सारे लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, सही। रूमेटॉइड नोड्यूल जो है वो इस तरह से नजर आता है, ये पूरा अगर पर्पल कलर का एक देख लो, दिस इज द लिम्फॉइड, या सॉरी नॉट लिम्फॉइड, द रूमेटॉइड नोड्यूल, बीच में जिसका ये सेंट्रली निक्रोज्ड एरिया है, दिस इज पूरा निक्रोज्ड एरिया, ठीक है। एंड देयर इज द रिम ऑफ हिस्टोसाइट्स दैट आर बेसिकली द फेगोसाइट्स, ठीक है, जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, यहाँ पर हमारे पास हिस्टोसाइट्स कहलाया जाता है, सही है। सो ये पूरी रिम बनी हुई नजर आ रही है, ये देख रहे हो, ये पूरी इसकी बॉर्डर है अच्छे से, ठीक है, इधर भी थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस पूरा रूमेटॉइड नोड्यूल, और बीच में ये हमारे पास सब कुछ गायब, एकदम सुस्त मरा पड़ा सा एक निक्रोसिस वाला एरिया नजर आ रहा है, सही है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स, अब तुम लोगों को पता है क्लिनिकल फीचर्स क्या है, फटीग, मिलेस है, खतरनाक किस्म का जॉइंट पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 आवर्स तक होती है, तो उसको आप मोर देन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, कुछ कुछ लोगों में 3 आवर्स तक भी जाती है, ठीक है। वहां पर हमारे पास हर्बिडन नोड्स थे, यहाँ पर हमारे पास बटनर डिफॉर्मिटी हो रही है, उसमें क्या हो रहा होता है कि जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हैं या इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल, उधर हमारे पास जो है वो डिफॉर्मिटी स्वेलिंग आ रही है, रिस्ट एल्बोज एंड एंकल्स हमारे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं मेनली, ठीक है। जॉइंट्स आर वार्म एंड स्वोलन विद कंप्लेंट्स ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस इज अप्रोक्सीमेटली टू 2 आवर्स टू 3 आवर्स। और इसके अलावा ऑफ कोर्स मोशन हमारा बहुत डिक्रीज होता है, भाई बंदा लिटरली वो सुबह उठ नहीं सकता, कम से कम उसको उठने में भी 1.5 से 2 घंटा लगता है, ठीक है। अल्नर डेविएशन, हमारी जितना भी अल्नर रीजन है हमारा फिंगर्स का, ठीक है, हमारे अल्नर बोन का उसकी डेविएशन हो रही होती है, स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। एंड हमारे पास बेकस सिस्ट स्वेलिंग इन पॉपुलेटेड रीजन के अंदर कुछ एक स्वेलिंग सी, कुछ एक सिस्ट लाइक फीलिंग आ रही होती है, ठीक है, तो वो बेकस सिस्ट कहलाई जाती है, ठीक है। तो इफ अ पर्सन हु इज हैविंग खतरनाक किस्म का जॉइंट पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड बेकस सिस्ट उसको मिल जाए, तो उसको आप कह सकते हो कि यार ये बंदा ससेप्टेबल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। तो ये आप उससे भी क्लिनिकल फीचर्स आप उसको डायग्नोस कर सकते हो, सही है। दिस इज दी, आप देख रहे हो कि ब्रिटेनियर डिफॉर्मिटी, सारे फिंगर्स के जॉइंट्स उड़े हुए हैं, एंड हमारे पास स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। आप स्वॉन की आपने नेक देखी है तो ये फिंगर बिल्कुल ऐसी लगती है कि एकदम ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर सारे जो नीचे के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, कार्पोफेरेंजियल और मेटाकार्पोफेरेंजियल, इंटरफेरेंजियल, सारे देखो यहाँ पर तो सारे के सारे जॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। इधर के हमारे पास जो है वो डिस्टल कार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, ये हमारे सारे उड़े हुए, ठीक है। तो सोनिक डिफॉर्मिटी के अंदर एंड ब्रिटेनियर डिफॉर्मिटी में ऐसी चेंजेस आ रही है, ठीक है। देन देयर इज वन थिंग, ठीक है, जिसको आप पैनस कहते हो। पैनस फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है। दिस इज द पैनस फॉर्मेशन, ये जो ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है ना, ये सब ग्रैनुलेशन है, ठीक है। एंड ग्रैनुलेशन क्यों बन रहा होता है, ऑफ कोर्स ग्रैनुलेशन बन रहा होता है ड्यू टू एनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, एंड वी नो दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अगर वो इनिशियली भी डायग्नोज हुआ है तो इट विल लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सही। तो उसके अंदर पैनस फॉर्मेशन बन रही होती है, व्हिच इज दी हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू, सही है। इन्वेस्टिगेशंस एक्सरे कराते हैं, साइनोवियल फ्लूइड आप देखेंगे तो आपको बहुत एंटीजन एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स सब नजर आ रहे हैं, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी आप जरूर देखेंगे, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये अगर एक्यूमुलेट हुआ हुआ है तो बंदे को जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंड ऑफ कोर्स रूमेटॉइड फैक्टर आप जरूर देखते हैं, सही है। देख लो ये सारे फिंगर्स पे भी बेहतर है, ये देख लो ये लिटिल फिंगर और हमारे पास अल्नर डेविएशन हो रही है, ठीक है। पूरा ये पूरा फिंगर जो है पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, हमें नहीं पता। सो दिस इज द अल्नर डिफॉर्मिटी, सही है। ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एंटागोनिस्ट्स, ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जो कि सिंथेटिक एंड बायोलॉजिकल डिजीज है, मिथोट्रेक्सेट है, ठीक है, एंटागोनिस्ट है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि उससे ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छी हो जाती है, उससे बिल्कुल डिजीज क्योर हो जाती है, लेकिन थोड़ी कंट्रोल में आती है, क्योंकि यू नो इट कि मिथोट्रेक्सेट के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, दे आर वेरी खतरनाक साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत लोगों को सूट भी करती है, बहुत लोगों को सूट नहीं भी करती है, तो इसलिए उसको बहुत देखभाल के देनी पड़ती है,
सही है, ये समझ आ गई दोनों चीजें, दीज वर इम्पोर्टेंट, बाकी सारी आसान है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है, वी हैव 10 मिनट्स, हम 10 मिनट्स में बाकी चीजें तो कवर कर लेंगे। तो आज तुम लोग को रिविजन जो था वो ऑस्टियो और ये जो था उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आर्य का। ठीक है, बाकी पे तुम लोगों को इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सही है, स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन पोस्ट इट, कोई ऐसा मसला नहीं। सही है, जुवेनाइल नाम से जाहिर है, ठीक है, जिया बोल दो, ठीक है। तो वो बहुत सारे गाने हैं जिया पे, ठीक है। तुम लोग फिजिकल होते तो मैं तुम लोगों से पूछती, तो तुम लोग जो है वो मुझे बता भी देते, आई नो ठीक है, मैं भी बता देती। सो वी हैव जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, बच्चों में होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास बिफोर एज 16, सही है, उससे पहले तक जो है, ठीक है, 6 वीक्स तक ये रहता है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, कम ही होता है। इसके अंदर ओलिगो आर्थराइटिस, ठीक है। व्हाट इज ओलिगो आर्थराइटिस? ठीक है, ओलिगो आर्थराइटिस क्या होता है? मेरा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है तुम लोगों से। ठीक है, फ्यू जॉइंट्स, ठीक है, ओलिगो यानी कि कम, ठीक है। हमने पढ़ा ना बहुत सारी चीजें, ओलिगो यूरिया, ठीक है, कम, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं ना होने के बराबर है, ठीक है, एक आध कड़िया मूड पे, ठीक है। तो ओलिगो आर्थराइटिस बहुत कॉमन होती है, इसमें एक आध जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बहुत सारे नहीं होते, ठीक है, पूरी बॉडी के जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सिस्टमिक डिजीज इज मोर फ्रीक्वेंट, बच्चे हैं भाई, इम्यूनिटी का वैसे ही मसला होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, इतनी अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हुई भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास लार्ज जॉइंट्स आर अफेक्टेड मोर ऑफन देन स्मॉल जॉइंट्स। जाहिर है वो बड़े वाले जॉइंट्स को टारगेट करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू स्मॉल, ठीक है। रूमेटॉइड नोड्यूल्स एंड रूमेटिक फैक्टर आर यूजुअली एब्सेंट, जाहिर है क्योंकि इसका कहीं भी दूर दूर तक रूमेटॉइड फैक्टर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अगर इसकी मेलजोल होती तो फिर ये हमारे पास सब चीजें पॉजिटिव आना शुरू हो जाती। ANA सीरो पॉजिटिविटी कॉमन है, जाहिर है आपको पता है कि उसमें इन्फेक्शंस में या जो इडियोपैथिक कॉज है तो उसमें आपको पता है ज्यादातर पॉजिटिव आता ही आता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस कहते हैं कि अननोन है लेकिन सिमिलर टू RA है, ठीक है। वही हमारे पास थोड़ी बहुत बच्चा पेन करता है, कंप्लेन करता है पेन का, लेकिन वो इतनी कोई खतरनाक किस्म की RA नहीं, RA वाली पैथोजेनेसिस नहीं होती, ठीक है। तो और लेकिन और अच्छी बात ये होती है कि ये विद इन 6 वीक्स, विद इन 2 मंथ्स में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन RA जो है इट लीड्स टू क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक कंडीशंस में जाता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि सिमिलर है, लेकिन कोई ऐसा भी सिमिलैरिटी नहीं आती है कि वो रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ जाए या रूमेटॉइड नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होता है बेसिकली कि सैक्रोइलियक जॉइंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास मेनली, ठीक है। जो हमारे लिगामेंट्स हैं, ठीक है, उसकी ज्यादा खराबी है, ठीक है, उसकी अटैचमेंट्स में चेंजेस आ रही होती है, साइनोइडियम हमारा ठीक रहता है, रूमेटॉइड फैक्टर हमारा एब्सेंट है एंड इसमें HLA B27, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर में बी जो हमारा DR बीटा 1 था ना, DRB1 था, यहाँ पर वही हमारे पास ल्यूकोसाइड एंटीजन है ह्यूमन का, लेकिन उसमें B27 की एसोसिएशन है, इसमें ये चीज हमारी खराब कर रही है, ठीक है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कोड आता है, ठीक है, बोनी एनकाइलोजिंग करवा रहा है और सारा हमारा जो है वो सैक्रोइलियक जॉइंट्स की तरफ सारी कहानी जा रही है, ठीक है। तो वी हैव नंबर 1 एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। सिर्फ इसमें तुम लोगों ने क्या करना है, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज के 4 नाम है। पहला वाला एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है, देन वी हैव रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि वी हैव इधर non-gonococcal urethritis और cervicitis, ठीक है। ऑफ कोर्स मेल्स के अंदर urethritis होगा, फीमेल्स में cervicitis होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, आर्थराइटिस होगा। तो रिएक्टिव के अंदर ये ट्राइड बन रहा होता है आर्थराइटिस का, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या हो रहा होगा, सोरियासिस के साथ आर्थराइटिस हो रहा है, ठीक है, कोई बंदा ऑलरेडी सोरियासिस से गुजर रहा है, ठीक है, देन फिर हमारे पास जो है वो सोरियाटिक आर्थराइटिस हो रही है एंड एंटेराइटिस एसोसिएटेड, यानी कि कोई ना कोई GI इन्फेक्शन चल रहा है, सही है। सो एनकाइलोजिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज इन द सैक्रोइलियक रीजन, रिएक्टिव ट्राइड, ठीक है, ऑफ आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस का, ठीक है। सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस से आर्थराइटिस की जो है वो कॉन्जुगेशन हो रही है एंड एंटेराइटिस GI डिस्टर्बेंस या इन्फेक्शन के साथ होता है। इन्फेक्शंस के अंदर हमारे पास सपरेटिव आ गया, सपरेटिव आर्थराइटिस क्यों आ रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है। देखिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा है जो कि इतना खतरनाक किस्म का पस फॉर्मेशन करवा रहा है, सो दैट कैन लीड टू अक्यूट सपरेटिव आर्थराइटिस। आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दे आर अक्यूट, मोस्टली दे आर अक्यूट, दे कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फेक्शंस बट दे आर अक्यूट, ठीक है। माइकोबैक्टीरियल TB की वजह से,
ठीक है, कोई ना कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारा अंदर डांस कर रहा होगा, अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा, ऑलरेडी अपने मसले मसाइल प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है, एंड देन दैट लीड्स टू माइकोबैक्टीरियल आर्थराइटिस। अच्छा, ये हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस करा सकता है अगर ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। कैसे करेगा ऑस्टियोमाइलाइटिस, कैसे करेगा, जब वो ब्लड के अंदर चला गया। अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे ब्लड के अंदर चला गया, हेमाटोजेनस स्प्रेड हो गया। अगर तुम लोगों को पैथोजेनेसिस याद हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, तब मैंने तुम लोग को ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो फिर ये हमारे पास जो है वो ब्लड के जरिए जाएगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जाएगा, और अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए बोन्स की तरफ या जॉइंट्स की तरफ गया तो ऑफ कोर्स ये ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा रहा है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स दिस ऑस्टियोमाइलाइटिस इज अ खतरनाक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस समझ लो, माइकोबैक्टीरियल आर्थराइटिस जो है वो जो ट्यूबरकुलोसिस की कॉम्प्लिकेशन, आप इसको ऐसे भी बोल के याद कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव लाइम आर्थराइटिस, ठीक है, बोरेलिया बर्गडोफेरी, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, एक स्पाइरोशीट है, उसकी वजह से होता है, लार्ज जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। देन वी हैव ऑफ कोर्स वायरल आर्थराइटिस, जो कि ग्रुप ऑफ वायरसेस से हो रहा है, ईबीवी है, पार्वोवायरस है, रुबेला है, इन सब से हो रहा है। सही है। फाइनली जो हमारे पास रह गया है वो क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस, जिसको गाउट एंड सूडो गाउट कहते हैं, ठीक है। गाउट क्यों हो रहा है हमारे पास, ठीक है, हमें मालूम है कि जब व्हेनेवर देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, जिसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की बात करते हैं, उसकी डिपोजिशन हो रही होती है। किस वजह से हो रही होती है, दो बातें हैं, या तो उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, या तो एक्सक्रीशन नहीं हो रही है, ठीक है, या डिक्रीज एक्सक्रीशन हो रही है। दोनों सूरत हाल में ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं या ये जो यूरिक एसिड है, ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो ही रहा है, ठीक है। एंड देन हमारे पास कभी कभी बहुत बड़े बड़े जो है वो क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स भी बनते हैं, जिसको हम टोफाई कहते हैं या टॉफी कहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, मैं टोफाई बोलती हूँ, ठीक है। तो टोफाई बन रहे होते हैं एंड दे आर बेसिकली वेरी खतरनाक। अगर ये टोफाई बनते हैं तो वो और भी ज्यादा परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी कॉज कराते हैं, सही है। सो गाउट में देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, एंड देन उस यूरिक एसिड के अंदर भी क्या है कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, दैट आर बेसिकली गेटिंग डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स either due to overproduction of uric acid or decreased excretion of uric acid, सही है। जल्दी से सिर्फ इसकी इतनी सी बात करते हैं कि प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी का कॉज आपको पता है कि अननोन है, ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि अंदर कोई ना कोई इनबॉर्न मेटाबॉलिकल डिफेक्ट चल रहा होगा, कहीं ना कहीं मौजूद होगा डिफेक्ट। लेकिन सेकेंडरी गाउट वो है जो कि आपके पास आपने एक्वायर कर लिया, ठीक है, आपने हाइपरयूरिसीमिया आपके पास ऑलरेडी आ गया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका रीजन क्या है, कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर मौजूद है या नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप एक्वायर ही कर रहे हो, जाहिर सी बात है। लेकिन प्राइमरी गाउट है जो कि इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं आपका कोई जो पायरोविक साइकिल है आपका, जो जिसमें आपका यूरिक एसिड बन रहा है, बेसिकली वही ऑलरेडी आपका डैमेज हुआ है, ठीक है, ड्यू टू कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। गाउट है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो ये व्हाइट व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, सही है, दीज आर द टोफाई, आप इसको देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, एंड ये पूरा बिग टो है, इसके अंदर सिर्फ आप देख लोगे कितना क्रिस्टल भरा पड़ा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली इट्स लाइक दिस कलर सॉर्ट ऑफ, लेकिन अगर बोन का ये पोर्शन देखो, दिस इज वेरी व्हाइट, सही है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है व्हाइट टोफाई इन्वॉल्विंग द जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा बोन है कौन सा सॉफ्ट टिश्यू है, सब मर्ज हो चुका है। सेकेंडली अगर आप भी देखो तो ये बिल्कुल ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली दी हमारे पास टोफा है, तो आप उसको गाउटी टोफस कह सकते हो। अगर बिग टो का अगर आपने माइक्रोस्कोपी देखी तो ये दिस व्हाइट कलर विल क्लियरली इंडिकेट कि यार में कितना जबरदस्त किस्म का टोफा या टोफस बना हुआ है, और इसमें इतने सारे जो बराबर में जो सब सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स बिकॉज इट इज एन इन्फ्लेमेशन, सही है। सिंपल सी इसकी हमारे पास पैथोजेनेसिस होती है, यूरेट क्रिस्टल्स है, फेगोसाइटोसिस होना शुरू हुई है मोनोसाइट्स की, मोनोसाइट्स से, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ने भी कीमोटैक्सिस शो किया, ठीक है। अब जो क्या हो गया कि मोनोसाइट्स की जो न्यूट्रोफिल्स है, अब ये फेगोसाइटोस है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन यही हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो है वो हमारे जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अभी यूरेट क्रिस्टल्स मौजूद है, और ये यूरेट क्रिस्टल्स जो है ऑफ कोर्स वो अच्छे नहीं है। अगर ये मोनोसाइट अच्छा है तो ये यूरेट क्रिस्टल उसके अंदर है वो अच्छे नहीं, ठीक है। तो यही पूरा जो मोनोसाइट है, ठीक है, भरा पड़ा फुल ऑफ, देख रहे हो येलो येलो क्रिस्टल से, वो जॉइंट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, एंड देन दैट विल लीड टू टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और अगर हम कीमोटैक्सिस की बात कर रहे होते हैं, कीमोटैक्सिस में फेगोसाइटोसिस हो रही होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स भरे पड़े हैं यूरेट क्रिस्टल से, यही हमारे पास सारे लाइसोसाइमल एंजाइम भी जनरेट कर रहे हैं, जाहिर है हर चीज कर रहे हैं, लाइसिस भी हो रही है, लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है, जितनी भी लाइसिस हो रही है, जितनी भी लाइसोसाइमल एंजाइम्स हो रहे हैं, वो सारे एक्यूमुलेट कर रहे हैं आपके जॉइंट्स में,
ठीक है। तो चाहे मोनोसाइट्स की बात हो या चाहे वो न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस की बात हो, एंड प्रोडक्ट दोनों का क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे जो है वो आपके जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये क्रिस्टल्स मौजूद है, ठीक है। दीज क्रिस्टल्स ईदर दे गो अंडरगो फेगोसाइटोसिस or they undergo chemotaxis. What is the end result? They are getting accumulated, ठीक है, joint में, and then that is causing injury and inflammation. This is the कहानी, this is the pathogenesis of gout. ठीक है। सूडो गाउट हमारे पास क्या है, जिससे उसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट हो रहे थे, यहाँ पर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल अक्यूमुलेट हो रहे हैं। बस ये वर्ड याद रखना है। ये हमारे पास जो क्रिस्टल्स है ये बेसिकली क्या है, ठीक है। पहले सबसे पहले हमारे पास जो है दे अपीयर इन स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। मेनिस्काई में जाते हैं, फिर इंटरवर्टेब्रल डिस्क में जाते हैं, फिर आर्टिकुलर सर्फेसिस में जाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा जॉइंट्स में नहीं जाते हैं, जॉइंट से आसपास के एरिया को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, आर्टिकुलर सर्फेसिस को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास कहते हैं कि यार अब बर्डन बढ़ गया इन जगह पे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेनिस्काई में बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ गया है, आर्टिकुलर सर्फेसिस में बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ गया है, तो फिर जो है इसके बाद क्या हो रहा होता है, फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होता है, सही है। एंड देन इट अकर्स इन 50 इयर्स और एज होल्डर, ठीक है। जैसे जैसे ये शुरू में तो डायग्नोज नहीं होता, लेकिन जैसे उसका एज बढ़ता जाता है, 50 इयर्स अबव क्रॉस करता जाता है, तब ये हमारे पास सूडो गाउट कॉमन होता जाता है। एंड फिर इसका प्रेवलेंस भी 30 to 60% का जो रेंज है तक बढ़ता जाता है। जब बंदा 85 इयर्स तक पहुंचता है तब वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका होता है, सही है। सो दिस इज हाउ द सूडो गाउट इज अकर्ड, सही। सो दैट्स इट, ठीक है। बस इतना डिफरेंस याद रखो कि गाउट के अंदर यूरिक एसिड मोनोसोडियम